नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं HNN दस्तक। अभी हम मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मटिहानी के वर्तमान विधायक राजकुमार सिंह जी, और हम जानने की कोशिश करेंगे इस क्षेत्र के बारे में। इस क्षेत्र में पिछले विगत 5 सालों में जो कामकाज हुए हैं और आगे जो इलेक्शन होने वाला है उसमें क्या रोड मैप है, हम विधायक जी से जानने का प्रयास करते हैं और जानते हैं। साथ ही जो प्रतिद्वंदी हैं उनको लेकर जो सारी सियासी गलियारों में हलचल तेज़ हो रही हैं उनके बारे में विधायक जी का क्या ओपिनियन है, कामकाज को लेकर जनता में जो संतुष्टि है, सभी पक्षों को हम एक एक करके कवर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार का रुझान जनता के दृष्टिकोण से और विधायक जी के दृष्टिकोण से, अगर दोनों का हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो जनता के पास देखने के लिए क्या चीज़ें हैं। तो हम एक एक क्वेश्चंस करेंगे, सारे पक्ष को हम रखेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। पिछला जो विधानसभा इलेक्शन है उसका जो रिजल्ट है, आप विजयी हुए लेकिन बहुत कम मार्जिन से विजयी हुए। दूसरे नंबर पे जो है वो नरेंद्र सिंह बोगो सिंह रहे। तीसरे नंबर पे CPI के राजेंद्र प्रसाद सिंह जी रहे। वोट मार्जिन जो था वो काफ़ी दिलचस्प था, काफ़ी कम वोटों का मार्जिन था तीनों के बीच। तो इस चीज़ को लेकर भी लोगों के मन में संशय है, जो आपके समर्थक हैं या जो आपके विरोधी हैं, दोनों जो है इस चीज़ों का काफ़ी कह सकते हैं आपकी मूल्यांकन करते हैं और कहते हैं, जैसे बहुत सारी समस्याएं उठाते हैं। आपका जो क्षेत्र है बाढ़ के समय काफ़ी ज़्यादा जो है लोग त्रस्त थे, काफ़ी समस्याएं थी और काफ़ी छोटी छोटी जो बातें हैं, छोटे छोटे फुटेज वगैरह वो वायरल हो रहे थे उस समय। जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनकी चीखती आवाज़ें जो हैं वो मतलब दिल्ली तक पहुंची, सिर्फ बिहार ही नहीं। और मैं आपको बताऊं कि उसमें जो रीजनल लैंग्वेज है, जो अपना बेगूसराय का लैंग्वेज है, उसमें मतलब महिलाएं कह रही है, विधायकों को मतलब चुनौती देते हुए कह रही है कि आइएगा इस बार वोट लेने, फिर हम आपको बताते हैं, इस बार आपने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया। हमारी जो मतलब परिवार की हालत है, जो दशा है वो बिल्कुल ही चिंतनीय है और अभी हमें मतलब कोई देखने वाला नहीं है। मतलब एक त्रासदी जो है, ट्रेजेडी जो है वो दिखा है बाढ़ के समय में। तो आपका क्या प्रयास रहा है, जनता को किस तरह से आप जो है समझाने का प्रयास करेंगे कि आपने बेहतर काम किया पिछले 5 सालों में? देखिए, आपने अब उसी बात पे सिर्फ बाढ़ पे मैं आता हूँ। लगातार हमारा मटिहानी विधानसभा का कुछ ऐसा क्षेत्र है, कुछ ऐसे पंचायतें हैं जो हर साल बाढ़ की त्रासदी वो झेलता है। सामो प्रखंड है और मटिहानी प्रखंड के कई पंचायतें हैं, रामगिरी 1, 2, 3, 4, सीमा, बलापुर 1, बलापुर 2, गोरगामा, और नगर निगम का क्षेत्र वार्ड नंबर 4, 5, 6, फिर कुछ पोर्शन 7 का भी बाढ़ से प्रभावित होता है, फिर 17 है, 18 है। ये सारे क्षेत्र जो है लगातार बाढ़ से प्रभावित होते रहे और इन बाढ़ से इनके कुप्रभाव को कैसे कम किया जाए, इस प्रभाव को कैसे, इससे होने वाले जो दिक्कत तकलीफ़ होती है उससे कैसे लोगों को आपदा की स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा राहत दिलाया जाए, ये काम मैं बता सकता हूँ कि 2005 से 2020 से जब मैं आया तब से लगातार 2021 में बाढ़ आई। मुझे लगता है सदी की सबसे बड़ी बाढ़ लोग उसको कहते हैं कि उतनी बड़ी बाढ़ नहीं आई। उसमें भी लगातार बहुत ही दक्षता के साथ जो आपदा के कार्य है उसको किया गया। आदरणीय नीतीश कुमार जी स्वयं बाढ़ के स्थल पर मटिहानी में आए और वहाँ पे हम लोगों ने एक प्रस्ताव भी किया उनको उस वक्त कि बाढ़ से अस्थायी निदान का क्या हो सकता है प्रस्ताव। उसके लिए एक रिंग बांध का प्रस्ताव हम लोगों ने किया, सरकार ने तत्काल ग्रहण किया। उस पर लगातार सर्वे का कार्य जारी है और उस दिशा में लगातार सरकार काम कर रही है। और तो वो अस्थायी निदान की बात हुई। तात्कालिक निदान जहाँ पे कटाव निरोधक कार्य लगभग 125 करोड़ से ऊपर की राशि से कटाव निरोधक कार्य 2020 से लेके 2025 तक अभी हम लोगों ने करवाया और बोल्डर से फिर से कटाव निरोधक कार्य कराने की शुरुआत हम लोगों ने कराई और वो लगातार हो रहे हैं। और जहाँ तक आपदा में जो भी राहत होते हैं लोगों को, कम्युनिटी किचन है, पशु चारा है, टारपॉलिन शीट्स है, इन सारी चीज़ों की व्यवस्था हर साल, चूँकि मैं कह सकता हूँ कि लगातार हर साल मेरे कार्यकाल में बाढ़ आई और हर साल की बाढ़ से कुछ सीखते हुए अगले साल उसको ठीक करते हुए और बेहतर करने का प्रयास किया, नाव परिचालन से लेके तमाम चीज़ों का। तो ये कार्य हम लोगों ने लगातार किया है। लेकिन आपदा की स्थिति में जो इसको झेलते हैं उनको तकलीफ़ तो होती है, थोड़ी बहुत राहत बहुत ज़्यादा
मरहम नहीं लगा सकती है। तात्कालिक रूप से हम कुछ भी दे दें जब तक अस्थायी निदान नहीं हो जाए, लेकिन प्राकृतिक आपदा का कोई उसमें सरकार भी कई बार विवश होती है। तो हम लोग लगातार कार्य किए हैं, लगातार लोगों को बाढ़ से आपदा की राशि दिलाना और बाढ़ से जितना भी निदान हो सकता है उसको कराने का प्रयास लगातार किए। भी बाढ़ के दिनों में भी लगातार पशुओं के लिए मोबाइल वेटरनरी वैन्स चल रहे हैं और हम लोग चलवा रहे हैं, और लोगों को जहाँ पे भी दिक्कत होती है वो सारा हर कम्युनिटी किचन पे वहाँ पे डॉक्टर्स बैठते हैं, वहाँ पे कार्य करते हैं। वो लोगों को जो भी स्किन डिजीज़ेज हो जाते हैं या और डायरिया वगैरह की जो समस्या होती है वो सब कुछ हो रहा है और हम लोग करवा रहे हैं। और चिकित्सा की सुविधा और बेहतर से बेहतरीन हो मटियानी विधानसभा में, इसके लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी डेवलपमेंट करने का प्रयास किया है, ताकि अभी मटियानी विधानसभा में 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हम लोगों ने बनवाया है, एक मटियानी में और एक सामो में, दोनों ही 8 करोड़ की लागत से, और पूरी तरह से सुसज्जित होगा वो, और न सिर्फ इक्विपमेंट से सुसज्जित होगा बल्कि दक्ष डॉक्टरों और नर्सेज से भी सुसज्जित होकर वो लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। मेरा कार्यकाल 1825 दिनों का मात्र है और उससे पहले के जो 15 साल रहे उनमें कोई भी कार्य नहीं किया गया जनप्रतिनिधि के द्वारा। जनप्रतिनिधि ने सिर्फ और सिर्फ, मैं बार बार कहता हूँ कि अपने आपराधिक कृत्य का संरक्षण करने का माध्यम बनाया राजनीति को। बिहार में जंगल राज की समाप्ति 2005 में हुई, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मटियानी में 2005 में एक नए जंगल राज की स्थापना हो गई और उस जंगल राज में लगातार मटियानी के लोग जूझते रहे 2020 तक, और उस जंगल राज को ढक के रखा गया नारियल और कंबल की राजनीति से मात्र, और उसके साथ ही साथ उसे ढका गया अपने आपराधिक कृत्यों को। तो ये कार्य मटियानी में चल रहा था। मटियानी में एक नई संस्कृति का आगाज़ मटियानी के लोगों ने किया 2020 में, जिसमें विकास के तमाम आयामों को छूने का कार्य जनप्रतिनिधि का होना चाहिए। जनप्रतिनिधि का कार्य होना चाहिए कि सरकार की योजनाओं को लोगों के घर तक पहुंचाए और विकास के सभी आयामों से उनका सरोकार कराए। वो कार्य करने की दिशा में निश्चित रूप से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लोगों का पूरा सहयोग मुझे मिला है और इसी उद्देश्य से लोगों ने मुझे चुना। मेरा मार्जिन बहुत कम था और मैं अचानक, आप जो सवाल किए थे आप, 2020 में जब मैं अचानक चुनाव में आया तो मैं भी आ गया चुनाव में, लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए कि जब मैं आया तो मैं लड़ रहा था सरकारी दल के प्रतिनिधि से, लेकिन लोगों का इतना रोष था कि उन्होंने मुझे चुना, लेकिन जो लोग फिर भी निष्ठावान आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ में थे, उन्होंने आदरणीय नीतीश कुमार जी के प्रति निष्ठा दिखाई। उन्होंने उस जनप्रतिनिधि के प्रति नहीं दिखाई। उसका लाभ उनको जरूर मिला उनके वोट का, जिसके कारण वोट का उनका लगभग बराबर इस पे आ गए। लेकिन आज यदि हम सब एनडीए के साथी एक साथ में, हम जदयू एक साथ में, लोजपा एक साथ में, हम एक साथ में, रालोमा एक साथ में और भाजपा, तो निश्चित रूप से जो कि मटियानी में बहुत ही प्रबल और बहुत ही सक्षम पार्टी है, वो हम लोग सब साथ में मिलके काम कर रहे हैं, तो कोई भी मुकाबले में नहीं है। लेकिन सर, जैसे आपने मुकाबले की बात की कि कोई भी मुकाबले में नहीं है, आरजेडी ने जो इस बार अपना एक पत्ता खेला है, इस बार उन्होंने आपके विपक्षी बोगो सिंह को टिकट दिया है। और एक जो मिथ्या थी कि आरजेडी जो है MY समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण की बात करती है, लेकिन इस बार तो भूमिहारों के गढ़ में सेंध लगाने के लिए उन्होंने बोगो सिंह को टिकट दे दिया है। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि ये चीज़ जो है बेगूसराय के साथ साथ, मटिहानी के साथ साथ बगल के जो ज़िले हैं वहाँ भी जो यादव वोटर्स हैं या बाकी का जो एक जातीय समीकरण है वो भी प्रभावित होगा? क्योंकि नहीं होने जाना। आप देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, व्यक्ति राजनीति में तभी तक मायने रखता है जब उसकी एक छवि अच्छी हो। आप किसी अपराधी को राजनीति में ला सकते हैं। मैंने तो कहा आपको पहले ही कि मटिहानी में नए जंगल राज की स्थापना 2005 में हुई थी, और जब जंगल राज की समाप्ति मटिहानी के लोगों ने कर दी 2020 में, तो जंगल राज वाले लोग फिर से जंगल में चले गए हैं। कोई जंगल राज की वापसी नहीं हो रही है मटिहानी में। मटिहानी में जंगल राज की त्रासदी को बहुत झेला है। आप देखते रहिए, आने वाले चुनाव में एनडीए का प्रत्याशी पूरे एक बहुत ही विशाल बहुमत के साथ
मटिहानी में जीत हासिल करेगी और उसमें आगे में चाहे कोई भी हो सामने में, वो उनकी कोई भी दाल यहाँ पे मटिहानी में गलने वाली नहीं है, क्योंकि हम लोग विकास के नाम पे राजनीति कर रहे हैं और मटिहानी के लोग विकास के नाम पे अपना जनप्रतिनिधि का चयन करना शुरू कर दिए हैं। तो इस शुरुआत को अब कोई नहीं रोक सकता। और सर एक चीज़ और है, विपक्ष के जो लोग हैं, जो आपकी आला कमान या जो आपकी पार्टी के सुप्रीमो हैं नीतीश कुमार, उनको लेकर जो सवाल उठाते हैं एज फैक्टर को लेकर, या कभी कभी तो ऐसे भी कुछ लोग हैं जो विधानसभा के अंदर उनके मानसिक संतुलन पे बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है कई लोगों के मन में है कि क्या नीतीश कुमार की सच में एज हो गई है, क्या अब वो मुख्यमंत्री पद के लिए उतने उपयुक्त नहीं हैं, आप उन्हीं के पार्टी के मेंबर हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? ये सब बेकार की बातें हैं, परसेप्शन क्रिएट करें। आपको देखना चाहिए ये, क्या नीतीश कुमार जी ने विकास के किसी भी आयाम से अपना सरोकार कम किया? क्या आज भी वो विकास की तमाम योजनाओं का निरीक्षण स्वयं करते हैं? पूरे बिहार की यात्रा कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। कल भी किसी ज़िले में थे, कल भी किसी ज़िले में होंगे, बहुत जल्दी फिर से बेगूसराय में भी आएंगे। तो पूरी तरह से मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही अपने तमाम विकास की योजनाओं का निरीक्षण करता है और कहाँ कमियां रह गई हैं उसको पूरा करने का कार्य करता है। विपक्ष की हताशा, निराशा है, विपक्ष अचेतावस्था में चला गया है। उसे अब सूझ नहीं रहा है कि बिहार में राजनीति के लिए हम कौन सा मुद्दा ढूंढें। कोई भी मुद्दा उनके पास नहीं बचा। एक मुद्दा वो ये भी कह रहे हैं कि 7 निश्चय का जो प्रोग्राम था वो भी पूरी तरह से फेल नहीं हुआ, जगह जगह जो है वो टोटी लगवा दी गई, लेकिन पानी का जो वितरण है वो सही प्रकार से नहीं हो पा रहा है। देखिए, ये सोच, इतनी बड़ी सोच, जिस सोच की तारीफ पूरी दुनिया कर रही है, एक बिहार जैसे राज्य में, इतनी जनसंख्या वाला राज्य में, बड़े राज्य में हर घर नल का जल जैसा सोच लाना नीतीश कुमार के अलावा किसी और की हैसियत की बात नहीं थी। उन्होंने इस सोच को लाया और उसको धरातल पर उतारने का काम लगातार कर रहे हैं। और जब इतनी बड़ी योजना होती है तो कहीं ना कहीं योजना की शुरुआत में लोगों को थोड़ी दिक्कत परेशानी आती है। और अब तो वो लोग यही कहेंगे ना कि नल का जल तो आया लेकिन 2 घंटा से ज़्यादा नहीं आ रहा है, कहीं 1 घंटा नहीं, कहीं टोटी टूटी हुई है। कार्य योजना बनेगी तो दिक्कतें थोड़ी बहुत आएंगी और उनका मेंटेनेंस भी होगा और वो सुचारू रूप से भी चलेंगी। लोगों को और विपक्ष को ये सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी सोच लेकर आना एक बात है और धरातल पर उतारना वो भी एक बात है। दोनों ही बातों को आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पूरा किया। हर घर नल का जल दिया, हर घर में बिजली दिया और 24 घंटे बिजली दिया। और इतना देने के बावजूद हर रेसिडेंशियल परिवार को, हर एक कनेक्शन को 125 यूनिट बिजली भी मुफ्त दिया। तो ये सब काम 125 यूनिट बिजली की जो बात कर रहे हैं आप, ये चुनाव के समय ये पॉलिटिकल स्टंट बता रहे हैं इस चीज़ को कि ये तो एक पब्लिसिटी गेन करने का माध्यम है। जब चुनाव नज़दीक आया तो 125 यूनिट उन्होंने दिल्ली के तर्ज पर, जैसे दिल्ली में 200 यूनिट फ्री किया था अरविंद केजरीवाल जी ने, वैसे ही यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट किया गया है। जनता को कहते हैं ना कि फ्रीवीज देने का एक नया तरीका शुरू किया गया है। ये हताशा की बात है। हम बिहार की बात यदि करेंगे तो पहले तो बिहार में हर घर हमने बिजली दिया और हर घर बिजली देकर सुनिश्चित किया कि कम से कम 22 घंटे 20-22 घंटे सभी को बिजली मिले। ये सुनिश्चित करने के बाद और उस बिजली का 125 यूनिट बिजली भी फ्री देना, ये जन कल्याण और जनता के प्रति आदरणीय नीतीश कुमार जी की कैसी भावना है और इसको दर्शाता है ये। और ये काम हम लोग अभी से नहीं कर रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि बिहार राज्य पहले से ही महंगी बिजली खरीद के सस्ते दरों पे लोगों को बिजली दे रही थी। 13,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी हम लोग पहले से, बिहार की सरकार लोगों को बिजली उपलब्ध कराने में दे रही थी। अभी 125 यूनिट बिजली दे के लगभग मुझे लगता है 70% परिवारों को, अब 80% परिवार होंगे जिनको कि अब बिजली का कोई बिल नहीं देना है। लेकिन साथ ही साथ में सिर्फ यही नहीं किया है सरकार ने, उन्होंने ये किया है कि 3 साल के अंदर में सभी घरों पे सोलर पैनल लगाया जाएगा, जो लाभार्थी है सभी के घरों पे, और उस सोलर पैनल से उत्पन्न बिजली को हम लोग ग्रिड में लेंगे और लोगों को उसका लाभ पहुंचाएंगे। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी एक इंजीनियस माइंड, जिनको लोग उनको कहते हैं ना कि
वो अचेतावस्था में हैं। तो इतनी बड़ी सोच रखना और कैसे इसको लगातार हम लोग प्रोपेल कर सकें, लोगों को इससे जोड़े रख सकें, इसकी भी योजना साथ साथ ही लाएं। आप सोचिए कि हर घर पे आपका सोलर पैनल लगेगा, उससे उत्पन्न बिजली को हम लोग ग्रिड में लेंगे, साथ ही साथ ग्रिड में लेंगे तो लोगों को जो उत्पादन होगा उनके घर से, उसका भी सरकार की योजना है कि उसका भी कुछ लाभ लोगों को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें कोई पॉपुलिस्ट अप्रोच नहीं है। मैं बोला ना, विपक्ष हताशा की राजनीति में बिल्कुल निराश हो चुका है, तभी वो ये सारी चीज़ें बातें कर रही है। एक और सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है सर, और बिहार के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार के लिए तो वो त्रासदी जैसा है। पूरा उत्तर बिहार बाढ़ की चपेट में रहता है और दक्षिण बिहार जो है वो सुखाड़ की चपेट में रहता है। पिछले 20 सालों से आपकी सरकार है, आपके आला कमान के द्वारा ये सवाल सर बहुत सारे लोगों ने, एडिटोरियल भी लिखा गया है बड़ी बड़ी अखबार में, द इंडियन एक्सप्रेस में, द हिंदू में, और बड़े बड़े समीक्षक इस पर बहुत सारी चीज़ें बात करते हैं कि बिहार में जब इतनी नदियां हैं तो उसके पानी का वितरण सही क्यों नहीं है। पूरा उत्तर बिहार डूबा रहता है और दक्षिण बिहार में ड्रॉट की समस्याएं रहती है। तो आप चूँकि सर विधायक हैं और पढ़े लिखे विधायक हैं आप अपनी पार्टी के, और भी बाकी विधायक हैं, लेकिन आप मतलब एक मुखर विधायक के रूप में जाने जाते हैं। आपका क्या मत है इस बारे में कि जो बाढ़ की समस्याएं हैं उसका एक मतलब परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? क्या दक्षिण बिहार ऐसे ही डूबा रहना चाहिए और उत्तर बिहार जो है सुखाड़ में ऐसे ही रहना चाहिए और उत्तर बिहार ऐसे ही डूबा रहना चाहिए? क्या इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे आदरणीय दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना लाई थी, नदियों को जोड़ने की योजना। सभी नदियों को आपस में जोड़ देने का, ताकि सरप्लस और डेफिसिट एरियाज़ में हम लोग पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो इससे ना सिर्फ बाढ़ जैसी समस्या का समाधान होगा, बल्कि सभी जगह पे सिंचाई की भी व्यवस्था होगी और कहीं पे भी बाढ़ और सुखाड़ की बात नहीं होगी। बिहार की सरकार ने भी उस दिशा में कार्य करना आरंभ किया है। इसका एकमात्र ही हो सकता है कि हम नदियों को जोड़ने का काम करें। आज कोसी मेची लिंक जैसी परियोजना बिहार में आई है। अब 2 लाख हेक्टेयर भूमि को उससे हम लोग सिंचाई देने के लिए जा रहे हैं। बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, बहुत बड़ी योजना है, और बिहार की सरकार ने इन चीज़ों को समझा है और हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं। नदियों को इंटरलिंक करने की बातें हो रही हैं और किया भी जा रहा है, योजना भी आ चुकी है। तो ये सारे कार्य हम लोग कर रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी के ही एक इंजीनियर मुख्यमंत्री हैं और ये सारी चीज़ों को वो कर रहे हैं। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो लोग कहते थे कि गंगा कभी कलकत्ते से बनारस नहीं गई है, उन्होंने गंगा के पानी को वापस गया तक पहुंचाने का काम किया। आज फल्गु नदी में जाते हैं आप तो देखिए, वहाँ पे फल्गु नदी जो बिल्कुल रेत, जहाँ पानी का कोई नामो निशान नहीं था, वहाँ पे गंगा का पानी वहाँ जा रहा है। रबर डैम की बात कर रहे हैं। रबर डैम की बात कर रहा हूँ मैं। और गंगा के पानी को भी हर जगह पे पहुँचाया जा रहा है, पीने का पानी। तो इस तरीके का योजना सरकार ला रही है। कोसी मेची लिंक एक उदाहरण है जिससे कि हम लोग ये काम कर रहे हैं, और इससे जो सुखाड़ और डेफिसिट और सरप्लस